हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्पॉट सक्सेस। आज के इस सेक्शन में हम इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट को कवर करेंगे। बायोडाइवर्सिटी हमारा आज का टॉपिक है और इसको हम बेसिकली दो पार्ट में कवर करने वाले हैं। यह पार्ट 1 है। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बायोडाइवर्सिटी के बारे में अगर हम जानें तो सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन को देखेंगे। जो सिंपलेस्ट पॉसिबल डेफिनेशन होगी वह यही है फ्रेंड्स कि बायोडाइवर्सिटी एक वैरायटी ऑफ लाइफ है अर्थ सरफेस पर। वैरायटी ऑफ लाइफ से मतलब क्या है? इसमें ऑल ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड होते हैं, ऑल स्पीसीज और ऑल पॉपुलेशंस बायोडाइवर्सिटी के अंदर आते हैं। और जो जेनेटिक वेरिएशंस होते हैं ऑर्गेनिज्म, स्पीसीज और पॉपुलेशन में, वह भी बायोडाइवर्सिटी में इंक्लूड किए जाते हैं। आप एग्जाम्पल समझिए, जैसे बटरफ्लाइज है तो उसमें फ्रेंड्स डिफरेंट वेराइटीज ऑफ बटरफ्लाई पाई जाती हैं बिकॉज ऑफ जेनेटिक वेरिएशन, तो वह भी बायोडाइवर्सिटी में इंक्लूड किए जाते हैं। इसलिए बायोडाइवर्सिटी वेराइटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ सरफेस को रिप्रेजेंट करता है। जो हम डेली लाइफ्स के और लाइवलीहुड के जो रिसोर्सेज होते हैं फ्रेंड्स, जिन पर हम डिपेंड होते हैं, वह भी बायोडाइवर्सिटी का पार्ट होता है। इसलिए अगर ह्यूमन लाइफ को सस्टेन करना है अर्थ सरफेस पर तो बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर टर्म की बात करें तो सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी टर्म 1986 में दिया गया था वॉल्टर जी रोसेन के द्वारा। जी हाँ, वॉल्टर डी रोसेन के द्वारा सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी टर्म को दिया गया था 1986 में। इस कॉन्सेप्ट को पॉपुलर किया था जो इकोलॉजिस्ट थे E.O. विल्सन, उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को पॉपुलर किया था। अगर हम डाइवर्सिटी की बात करें, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, तो यह टर्म दिया गया था 1980 में। थॉमस E. लब जॉय, जो यह इकोलॉजिस्ट थे, 1980 में बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी टर्म दिया गया था। अब हम लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी के बारे में जानते हैं। जनरली 3 लेवल्स होते हैं फ्रेंड्स बायोडाइवर्सिटी में: जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी को हम कम्युनिटी डाइवर्सिटी भी बोलते हैं। जेनेटिक डाइवर्सिटी सबसे छोटा क्लासिफिकेशन या लेवल होता है बायोडाइवर्सिटी में। फ्रेंड्स, इसमें जीन के लेवल पर जो वेरिएशंस होते हैं किसी पर्टिकुलर स्पीसीज में, उसको मापा जाता है जेनेटिक डाइवर्सिटी में। इसलिए क्योंकि यह जो जेनेटिक वेरिएशंस होते हैं फ्रेंड्स, वो क्लाइमेट चेंज के अनुसार स्पीसीज में बदलते रहते हैं और स्पीसीज में चेंजेस आ जाते हैं। अगर हम स्नेक्स को ले लें फ्रेंड्स, तो जो ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन्स में स्नेक पाए जाएंगे फ्रेंड्स, तो उनके जो जेनेटिक वेरिएशंस होगा एक पर्टिकुलर स्पीसीज में, वही जेनेटिक डाइवर्सिटी बनाता है। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, यही जो जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है यही इंश्योर करती है कि अगर ड्रास्टिक चेंज होते हैं एटमॉस्फेयर में या क्लाइमेट चेंज में, तो किसी स्पीसीज पर्टिकुलर सस्टेन कर सकती है कि नहीं। अगर हम ह्यूमन का एग्जाम्पल ले लें तो ट्रॉपिकल एरियाज़ में या अफ्रीकन एरियाज़ में फ्रेंड्स जेनेटिक डाइवर्सिटी की वजह से अलग कंडीशंस होती हैं ह्यूमंस में, और यूरोपियन कंट्रीज़ में आप जाएंगे तो फ्रेंड्स उनकी अलग जेनेटिक कोडिंग या डाइवर्सिटी होती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स स्पीसीज डाइवर्सिटी। स्पीसीज डाइवर्सिटी की बात करें तो जो वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है अर्थ में, मतलब डिफरेंट स्पीसीज जो रह रही हैं, वो स्पीसीज डाइवर्सिटी होता है। इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है फ्रेंड्स? वन स्पीसीज की कितनी पॉपुलेशन है एज कम्पेयर टू टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज इन अ पर्टिकुलर गिवन बायोम, तो वो है स्पीसीज डाइवर्सिटी निकल जाती है। अगर 0 होती है फ्रेंड स्पीसीज डाइवर्सिटी की वैल्यू, इसका मतलब है इनफाइनाइट डाइवर्सिटी है। अगर 1 होती है इसका मतलब है ओनली 1 स्पीसीज प्रेजेंट है। तो स्पीसीज डाइवर्सिटी क्या होती है? जितने भी ऑर्गेनिज्म अर्थ सरफेस पर रह रहे हैं उनकी वैरायटी को हम स्पीसीज डाइवर्सिटी में डालते हैं। थर्ड है फ्रेंड इकोसिस्टम एंड कम्युनिटी डाइवर्सिटी। इकोसिस्टम और कम्युनिटी डाइवर्सिटी आप समझ ही गए होंगे, जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ हैबिटेट्स होते हैं वह इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। हैबिटेट की बात करें फ्रेंड तो जनरली किसी भी लोकेशन पे हैबिटेट कैसे डिफाइन होता है, ज्योग्राफी क्या है उस रीजन की, क्लाइमेट क्या है फ्रेंड्स, वेजिटेशन क्या है, उसके हिसाब से हैबिटेट होता है। इसलिए फ्रेंड्स इकोसिस्टम और कम्युनिटी डाइवर्सिटी डेवलप हो जाती है सरफेस पर। आप देखिए, कोरल्स है, ग्रासलैंड्स है, वेटलैंड, डेजर्ट, मैंग्रोव, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, यह सब फ्रेंड्स इकोसिस्टम या कम्युनिटी डाइवर्सिटी के एग्जाम्पल है, क्योंकि यह डायरेक्टली हैबिटेट्स पर डिपेंड होता है। और हैबिटेट एक कम्युलेटिव फैक्टर होता है। क्लाइमेटिक कंडीशंस कहती हैं किसी रीजन में, वेजिटेशन कैसा है और ज्योग्राफी कैसी है उस रीजन की, तो यही सब डिटरमाइन करते हैं हैबिटेट को, और इंटर्न हैबिटेट इकोसिस्टम डाइवर्सिटी को बनाता है। हमने फ्रेंड्स 3 लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी के बारे में जाना: जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। अब बायोडाइवर्सिटी को मेजर कैसे किया जाता है वह भी हम देख लेते हैं। जनरली फ्रेंड्स मेजर करने के लिए आपको 2 कंपोनेंट के बारे में जानकारी होनी चाहिए: स्पीसीज रिचनेस और स्पीसीज इवननेस। रिचनेस की अगर बात करें तो सिंपल सा यह है फ्रेंड्स, जितनी नंबर ऑफ स्पीसीज किसी कम्युनिटी में है वही रिचनेस हो जाती है। मीन्स आप स्पीसीज को काउंट कर लीजिए, वर्ड्स है
स्नेक्स हैं, ह्यूमंस हैं फ्रेंड्स, डॉग्स हैं। तो यह 4 स्पीसीज हो गई किसी कम्युनिटी में। तो स्पीसीज रिचनेस कितनी हो जाएगी उस एरिया की? 4। तो स्पीसीज रिचनेस सिंपल नंबर ऑफ स्पीसीज होती है। अगर स्पीसीज इवननेस की अगर हम बात करें तो इसमें प्रोपोर्शन की बात आ जाती है। मीन्स मान लीजिए एक एरिया में 50 टाइगर्स हैं और 100 डियर्स हैं, तो इसमें फ्रेंड्स स्पीसीज इवननेस नहीं है, क्योंकि एक स्पीसीज जैसे डियर है वो डोमिनेट कर रहा है साइड को एज कंपेयर टू टाइगर। तो यह स्पीसीज इवननेस से मेजर किया जाता है। तो यह मेजर करता है कि प्रोपोर्शन क्या है किसी भी स्पीसीज का एट अ गिवन साइड। तो इन्हीं 2 कंपोनेंट को ध्यान में रखते हुए हम बायोडाइवर्सिटी को मेजर करते हैं। कंपोनेंट्स को तो हमने देख लिया है, अब हम तरीके देख लेते हैं जिस तरह से हम बायोडाइवर्सिटी को मेजर कर सकते हैं। फ्रेंड्स 3 मेजर वेज होती हैं। यह सबसे पहले व्हिटेकर ने दिए थे। तो व्हिटेकर ने सबसे पहले हमको बताया था कि हम बायोडाइवर्सिटी को कैसे मेजर कर सकते हैं। पहला होता है अल्फा डाइवर्सिटी। अल्फा डाइवर्सिटी में क्या होता है फ्रेंड्स? स्पीसीज रिचनेस ही होती है। अल्फा डाइवर्सिटी सीधा मतलब होता है कि आप काउंट कर लीजिए किसी पर्टिकुलर एरिया या इकोसिस्टम में कितनी स्पीसीज हैं, वही अल्फा डाइवर्सिटी हो जाती है। बीटा डाइवर्सिटी में फ्रेंड्स हम कंपेयर करते हैं 2 इकोसिस्टम की डाइवर्सिटी को। आप बीटा डाइवर्सिटी को बी से याद रखिए। बी का मतलब होता है बिटवीन। बी से आप बिटवीन याद रखिए। तो 2 इकोसिस्टम में के बीच में अगर हम कंपैरिजन करें तो हम वो बीटा डाइवर्सिटी के थ्रू करते हैं। यह फ्रेंड्स यूनिक नंबर ऑफ स्पीसीज के बारे में बताता है, और यह भी बताता है कि एक इकोसिस्टम को अगर हम कंपेयर कर रहे हैं दूसरे इकोसिस्टम से तो कितना चेंज हुआ है अमाउंट ऑफ स्पीसीज में। तो आप 2 वर्ड को याद रखिए बीटा डाइवर्सिटी जब भी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले बिटवीन और एक यूनिक। हमको 2 इकोसिस्टम के बीच में कंपेरिजन बताता है बीटा डाइवर्सिटी, और यूनिकनेस को बताता है। तीसरा होता है फ्रेंड्स गामा डाइवर्सिटी। गामा डाइवर्सिटी ओवरऑल डाइवर्सिटी होती है पूरे इकोसिस्टम की बात करें तो इसमें अल्फा डाइवर्सिटी और बीटा डाइवर्सिटी में जो स्पीसीज आती हैं वो भी इंक्लूड कर दी जाती हैं गामा डाइवर्सिटीज में। अब हम फ्रेंड्स एग्जाम्पल से समझ लेते हैं अल्फा बीटा गामा डाइवर्सिटी को, आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। हमने 3 इकोसिस्टम लिए हैं, आपको नंबर से शो किए गए हैं। पहले इकोसिस्टम में अल्फा की वैल्यू 4 है। इसका मतलब क्या है? हम अल्फा में क्या करते हैं फ्रेंड्स, जो स्पीसीज रिचनेस है या नंबर ऑफ स्पीसीज सीधा उसको काउंट करते हैं। अब आप देख सकते हैं फ्रेंड्स 4 डिफरेंट टाइप की स्पीसीज शो की गई हैं, एक स्टार से, ट्राइंगल से, सर्किल से और स्क्वायर से। इसलिए हमारी वैल्यू अल्फा की होगी 4। अब सेकंड इकोसिस्टम में देखिए फ्रेंड्स, एक ग्रीन कलर से 3 डॉट्स शो किए गए हैं और हमको स्क्वायर से जो येलो कलर का है एक और स्पीसीज शो की गई है। सिर्फ क्योंकि हम स्पीसीज रिचनेस को काउंट करते हैं इसलिए हम जो ग्रीन कलर से है वो एक ही स्पीसीज है इसलिए उसको 1 काउंट करेंगे, और स्क्वायर को एक और स्पीसीज है तो 2, इसलिए अल्फा की वैल्यू 2 हो गई हमारी। अब तीसरे इकोसिस्टम में देखिए फ्रेंड्स, अल्फा की वैल्यू 3 है क्योंकि हमारे पास दो कलर के सेम कलर के सर्किल हैं। इसका मतलब वो एक स्पीसीज हो गई, एक हो गया ट्राइंगल और एक हो गया स्क्वायर, तो हमारे पास हो गई फ्रेंड्स 3। तो अल्फा की वैल्यू 3 हो गई। अब हम बीटा पे आते हैं। बीटा डाइवर्सिटी हमने कहा था, आप 2 वर्ड याद रखिए बीटा डाइवर्सिटी को जब भी मेजर करते हैं, एक तो बी फॉर बिटवीन एंड एक यूनिकनेस। तो हम यूनिकनेस को मेजर करते हैं 2 डिफरेंट इकोसिस्टम में। सबसे पहले आप 1 और 3 इकोसिस्टम का एग्जाम्पल ले लीजिए। बीटा की वैल्यू 3 है, हमको यूनिकनेस मेजर करनी है फ्रेंड्स। तो हमने देखा कि जो ट्राइंगल है रेड कलर का वो दोनों में कॉमन प्रेजेंट है, और जो फ्रेंड्स ब्लू कलर का सर्कल है वही भी प्रेजेंट है। तो यह तो फ्रेंड्स कॉमन हो गए, कोई यूनिकनेस नहीं है, तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे। हम काउंट किसको करेंगे? जो यूनिक है दोनों इकोसिस्टम में। एक हम स्टार को काउंट करेंगे ग्रीन कलर के, एक स्क्वायर को काउंट करेंगे येलो कलर के, और एक स्क्वायर को काउंट करेंगे हम ग्रीन कलर के। इसलिए हमारी बीटा की वैल्यू 3 होगी। चलिए आप फर्स्ट एंड सेकेंड इकोसिस्टम में देख लीजिए बीटा की वैल्यू 4 कैसे होगी। इसमें हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, यूनिकनेस को काउंट करना है हमको। तो सबसे पहले तो आप जो येलो कलर का स्क्वायर है फ्रेंड उसको एलिमिनेट कर दीजिए, क्योंकि यूनिकनेस हम काउंट करने वाले हैं। इसलिए बीटा की वैल्यू 4 आ गई, क्योंकि स्टार हो गया, एक ट्राइंगल हो गया, और एक फ्रेंड सर्किल में ब्लू कलर से हो गया, और एक ग्रीन कलर से सर्किल हो गया, इसलिए बीटा की वैल्यू 4 आ गई। इसी तरह से फ्रेंड हम सिमिलर कॉन्सेप्ट 3 और 2 में लगाएंगे तो बीटा की वैल्यू 5 आ जानी है। अब गामा की वैल्यू हमने देखा था फ्रेंड्स के ओवरऑल डाइवर्सिटी को मेजर किया जाता है। तो हमने 3 इकोसिस्टम लिए थे, और इस रीजन में अगर हम गामा की वैल्यू निकालेंगे तो 6 आ जाएगी। कैसे आ जानी है फ्रेंड्स? स्टार एक स्पीसीज हो गई, एक ट्राइंगल, एक ब्लू कलर का सर्किल तो 3, एक स्क्वायर जो येलो कलर का है 4, एक ग्रीन कलर से फ्रेंड जो सर्किल है 5, और एक ग्रीन कलर से स्क्वायर है, इसलिए 6 हमारी गामा की वैल्यू हो गई।
नेक्स्ट हम चलते हैं फ्रेंड्स, मोड्स ऑफ कंजर्वेशन क्या होते हैं बायोडाइवर्सिटी के। दो ही मोड्स होते हैं फ्रेंड्स, एक्सिटू और इंसिटू कंजर्वेशन। एक्सिटू का मतलब होता है फ्रेंड्स जहां पर नेचुरली अकर कर रही है स्पीसीज, उसको वहां से बाहर ले जाके अगर कहीं और कंजर्व किया जाए तो एक्सिटू कंजर्वेशन हो जाता है। तो कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी आउटसाइड द एरिया वेयर दे नेचुरली अकर इज नोन एज एक्सिटू कंजर्वेशन। यह एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं फ्रेंड्स, जियोलॉजिकल पार्क, बोटेनिकल गार्डन, सीड बैंक्स, यह फ्रेंड्स एक्सिटू कंजर्वेशन होता है। इंसिटू कंजर्वेशन की मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, अगर हम जहाँ पर स्पीसीज का नेचुरल हैबिटेट है उधर ही उसको कंजर्व किया जाए तो वो इंसिटू कंजर्वेशन हो जाता है। कंजर्विंग द एनिमल्स एंड प्लांट्स इन देयर नेचुरल हैबिटेट इज नोन एज इंसिटू कंजर्वेशन। कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं फ्रेंड्स, नेशनल पार्क, सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व, रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट, यह सारे एग्जाम्पल इंसिटू कंजर्वेशन के हैं। नेक्स्ट हम फ्रेंड्स वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि आगे जो हमारे टॉपिक आने वाले हैं उसमें इस एक्ट का बार बार रेफरेंस आने वाला है, तो हम इसको देख लेते हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में फ्रेंड्स 6 शेड्यूल होते हैं, इसको 1972 में पास किया गया था। और इन 6 शेड्यूल में जो स्पीसीज रहती हैं उनके प्रोटेक्शन के हिसाब से उनको रखा जाता है। पोचिंग, स्मगलिंग और इलीगल ट्रेड प्रोहिबिटेड होता है ऐसी स्पीसीज जिनको शेड्यूल 1 से लेकर शेड्यूल 4 में रखा जाता है। मीन्स शुरू के जो 4 शेड्यूल होते हैं अगर उनमें किसी भी स्पीसीज को रखा जाता है तो उनकी इलीगल ट्रेड, स्मगलिंग और पोचिंग प्रोहिबिटेड होती है। अब 6 शेड्यूल देख लीजिए फ्रेंड्स। शेड्यूल 1 और पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 2 होता है फ्रेंड्स, अगर इसमें किसी एनिमल स्पीसीज को रखा जाता है तो उसको एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन दिया जाता है। एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन का मतलब होता है अगर ऑफेंस किया जाता है उस स्पीसीज के रेस्पेक्ट में तो हाईएस्ट पेनल्टी इम्पोज की जाती है। नेक्स्ट आता है फ्रेंड शेड्यूल 3 एंड शेड्यूल 4। शेड्यूल 4 में ऐसे स्पीसीज को इंक्लूड किया जाता है शेड्यूल 3 एंड शेड्यूल 4 में जिनको फ्रेंड्स जो पेनल्टी रहती है वो लोअर रहती है एज कंपेरिजन टू शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 2। शेड्यूल 5 की बात करें तो इसमें वर्मिन स्पीसीज को इंक्लूड किया जाता है। वर्मिन स्पीसीज ऐसी स्पीसीज होती हैं जिनको हंट किया जा सकता है, जैसे कोई टाइगर है और वो फ्रेंड्स ज़्यादातर ह्यूमंस को ईट कर रहा है तो उसको फ्रेंड्स वर्मिन डिक्लेयर किया जा सकता है और फॉरेस्ट ऑफिसर्स उसको हंट कर सकते हैं। तो ऐसी स्पीसीज को टाइम टू टाइम शेड्यूल 5 में डाला जाता है तो उसको हम वर्मिन स्पीसीज बोलते हैं। नेक्स्ट शेड्यूल है शेड्यूल 6। फ्रेंड्स इसमें ऐसे प्लांट्स और उसके डेरिवेटिव्स को इंक्लूड किया जाता है जिनका कल्टीवेशन, कलेक्शन, एक्सट्रैक्शन या फ्रेंड्स ट्रेड कंप्लीटली प्रोहिबिटेड होता है, तो उनको हम शेड्यूल 6 में डालते हैं। तो हमने देखा फ्रेंड्स जो 6 शेड्यूल होते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में, उसके जो स्पीसीज के जो वेरिंग प्रोटेक्शन होता है उसके हिसाब से उनको इन शेड्यूल में रखा जाता है। और हमने ये भी देखा कि जो शुरू के 4 शेड्यूल होते हैं शेड्यूल 1 से शेड्यूल 4 उनमें प्रोटेक्शन दिया गया है, मीन्स कोई पोचिंग, इलीगल ट्रेड उनमें अलाउ नहीं है। अब हम फ्रेंड्स बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। इस कॉन्सेप्ट को 1988 में इंट्रोड्यूस किया गया था नॉर्मन मायर्स के द्वारा। हॉटस्पॉट का मतलब ऐसा होता है फ्रेंड्स कोई भी रीजन जहाँ पर स्पीसीज ज़्यादा हो, मीन्स एंडेमिज्म ज़्यादा हो, उसी रीजन में वो स्पीसीज एग्जिस्ट करती हैं और साथ ही साथ वहाँ पर फ्रेंड्स थ्रेटन भी हो वो रीजन। जैसे 2 क्राइटेरिया होते हैं किसी भी बायोडाइवर्सिटी रीजन को हॉटस्पॉट डिक्लेयर किए जाने पर। सबसे पहले स्पीसीज एंडेमिज्म, मतलब नियरली 1500 स्पीसीज होनी चाहिए वस्कुलर प्लांट्स की एज एंडेमिक, मीन्स उधर ही एग्जिस्टेंस होनी चाहिए। वस्कुलर प्लांट का मतलब होता है फ्रेंड्स ऐसे प्लांट्स जो कैरी करते हैं, जैसे फ्लोएम, जाइलम होता है, फूड मटेरियल्स को कंडक्ट करते हैं, उनको हम वेस्कुलर प्लांट्स की कैटेगरी में डालते हैं। तो फ्रेंड्स 1500 स्पीसीज अगर किसी रीजन में एंडेमिक हैं, उधर ही पाई जाती हैं वो स्पीसीज, तो वो स्पीसीज एंडेमिज्म का एक क्राइटेरिया बन जाएगा और बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट उसको कंसीडर किया जा सकता है। सेकंड है फ्रेंड्स डिग्री ऑफ थ्रेट। उस ओरिजिनल हैबिटेट में 70% ऑफ स्पीसीज है वो लॉस्ट हो चुकी हों बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन, तो वही भी बायोडाइवर्सिटी का सेकंड क्राइटेरिया होता है। तो जहाँ पर कोई रीजन ये 2 क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो उस रीजन को हम बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट डिक्लेयर कर देते हैं। अगर हम ओवरऑल वर्ल्ड में देखें तो अभी फ्रेंड्स एज ऑफ अप्रैल 2020 के डाटा के हिसाब से अगर क्रिटिकल इकोसिस्टम पार्टनरशिप फंड के डाटा को देखें तो उसके हिसाब से 36 रिकॉग्नाइज्ड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है पूरे वर्ल्ड में। हमने देखा फ्रेंड्स कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो वर्ड है वो 1988 में दिया गया था नॉर्मन मायर्स के द्वारा और ग्लोबली टोटल 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। इंडिया की बात करें फ्रेंड्स तो 4 आइडेंटिफाइड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। एक है हिमालयन रीजन में, सेकंड है इंडो बर्मन रीजन, थर्ड है फ्रेंड वेस्टर्न घाट्स और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका भी इंक्लूड किया जाता है उसमें, फोर्थ है फ्रेंड्स सुंडालैंड या इसको हम निकोबार आइलैंड का रीजन मानते हैं। यह फ्रेंड्स इंडिया के 4 मेजर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं। ग्रीन कलर से सुंडालैंड रीजन शो किया गया है और येलो कलर से इंडो बर्मन हॉटस्पॉट
और रेड कलर से फ्रेंड हिमालयन रीजन आता है पूरा, और जो ब्लू कलर से शो किया गया है वो है फ्रेंड्स वेस्टर्न घाट और नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ श्रीलंका। अब हम फ्रेंड कुछ और बेसिक्स को देख लेते हैं। सबसे पहले हम प्रोटेक्टेड एरियाज के बारे में पढ़ेंगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क के बारे में जानें। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऐसा एरिया होता है फ्रेंड्स जहाँ पर एनिमल हैबिटेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इस एरिया को डेजिग्नेट किया जाता है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर स्टेट गवर्नमेंट को यह पावर दी गई है कि कुछ एरियाज़ को वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज डिक्लेयर की जा सकती है। इंडिया में लगभग 543 साइट्स हैं जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर की जा चुकी हैं। अगर नेशनल पार्क की बात करें फ्रेंड तो यह कंजर्वेशन पर्पस के लिए यह भी डिक्लेयर किया जाता है, और स्टेट गवर्नमेंट के पास भी पावर दी गई है फ्रेंड्स वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर कि सर्टेन एरियाज़ को नेशनल पार्क डिक्लेयर किया जा सके। इंडिया में फ्रेंड्स मोर देन 100 नेशनल पार्क हैं। अब हम डिफरेंस देख लेते हैं फ्रेंड्स, सिर्फ दोनों ही प्रोटेक्टेड एरिया है तो डिफरेंस क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। नेशनल पार्क की बात करें फ्रेंड तो इसको ज़्यादा डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन दिया गया है एज कंपेरिजन टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। कुछ एक्टिविटीज़ जैसे कि ग्रेजिंग ऑफ लाइफ स्टॉक यह फ्रेंड्स कंप्लीटली प्रोहिबिटेड है नेशनल पार्क में, लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो यह एक्टिविटीज़ अलाउ होती हैं लेकिन इनको रेगुलेट किया जाता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फ्रेंड किसी पर्टिकुलर स्पीशीज को फोकस करके डिक्लेयर की जा सकती हैं। जी हाँ, नेशनल पार्क्स में ऐसा नहीं होता है, किसी पर्टिकुलर स्पीशीज को फोकस करके नेशनल पार्क डिक्लेयर नहीं किया जा सकता है। जैसे कि अगर हम बात करें एक एग्जाम्पल तो ग्रिजल्ड जायंट स्क्वायरल है फ्रेंड्स, तो एक श्रीवल्लीपुथूर एक टाउन है तमिलनाडु में, तो वहाँ पर इस स्क्वायरल को ध्यान में रखते हुए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया गया है। इसलिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कैन बी क्रिएटेड फॉर अ पर्टिकुलर स्पीसीज वेयर द नेशनल पार्क इज नॉट प्राइमरीली फोकस्ड ऑन अ पर्टिकुलर स्पीसीज। स्टेट गवर्नमेंट के साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क को डिक्लेयर कर सकता है अंडर सर्टेन कंडीशन। लेकिन यह इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क की बाउंड्री में कुछ चेंजेस करने हैं तो फ्रेंड्स नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की रिकमेंडेशन के अलावा उसमें चेंज नहीं किए जा सकते। इसका मतलब है नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की रिकमेंडेशन जरूरी है अगर बाउंड्री में चेंजेस करने हैं नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के। अब हम नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के बारे में जान लेते हैं। यह एक फ्रेंड्स स्टेटरी बॉडी है और इसको सेक्शन 5A ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर बनाया गया है। मैंडेट क्या है फ्रेंड्स इसका, यह एक सबसे अपेक्स बॉडी है हमारी कंट्री में और रिव्यू करती है ऑल वाइल्ड लाइफ रिलेटेड मैटर्स। मतलब किसी प्रोजेक्ट को अगर अप्रूवल मिलना है नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के आसपास तो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की रिकमेंडेशन जरूरी है। टाइमलाइन अगर देखें फ्रेंड्स तो 2003 में इसको बनाया गया था, 2030 में इसको फिर से लैप्स कर दिया गया था एंड 2014 में इसको फिर से रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया था। कंपोजिशन की बात करें फ्रेंड्स तो प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरमैन होते हैं और नियरली 47 मेंबर्स होते हैं इस बोर्ड में। तो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ जो कि स्टेटरी बॉडी है उसके जो चेयरपर्सन वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। फ्रेंड्स जितनी भी पावर है नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के पास उस पावर को डेलीगेट किया गया है इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा एक स्टैंडिंग कमेटी को। यह स्टैंडिंग कमेटी को नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की पावर को डेलीगेट किया गया है और नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ वंस इन अ ईयर ज़्यादातर मीट होता है, लेकिन जो स्टैंडिंग कमेटी है फ्रेंड्स वो रेगुलरली मीट होती है और जो प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं उनमें प्रोजेक्ट को क्लियर करती है। तो स्टैंडिंग कमेटी हमने देखा, स्टैंडिंग कमेटी को बनाता कौन है फ्रेंड्स, यह डिस्क्रिशन है नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के पास कि किसी भी स्टैंडिंग कमेटी को बना सकता है और ऐसा सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 5B में लिखा गया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में। और यह जो सब स्टैंडिंग कमेटी होती है उसको चेयर किया जाता है यूनियन मिनिस्टर के द्वारा जो कि इंचार्ज होता है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ का। तो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की अगर बात आती है तो सबसे पहले आपको 4 पॉइंट याद रखना है। यह एक स्टेटरी बॉडी है, इसको सेक्शन 5A वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में बनाया गया है। सेकंड फ्रेंड्स इसके जो चेयरपर्सन है वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। थर्ड पॉइंट आपको याद रखना है कि अगर कोई नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में की जो बाउंड्री है उसमें चेंज करना है तो इसकी रिकमेंडेशन की आवश्यकता पड़ती है। चौथा पॉइंट फ्रेंड्स यह है कि स्टैंडिंग कमेटी बनाई जाती है नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के द्वारा और उसको चेयर करता है यूनियन मिनिस्टर। कंजर्वेशन रिजर्व के बारे में हम जान लेते हैं। फ्रेंड्स जो नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं उनके बीच में जो एरिया होता है या ऐसा एरिया जो एडसेंट होता है नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बीच में उसको कंजर्वेशन रिजर्व डिक्लेयर किया जा सकता है। कंजर्वेशन रिजर्व डिक्लेयर करने की पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास ही होती है
और वह लोकल कम्युनिटी के साथ कंसल्टेशन करके किसी भी एरिया को जो एडजेसेंट होता है नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के, उसको कंजर्वेशन रिजर्व डिक्लेयर कर सकता है। इसका मोटिव क्या होता है फ्रेंड्स? वही कि फ्लोरा एंड फोना के हैबिटेट को और लैंडस्केप को प्रोटेक्ट किया जाए। स्टेट गवर्नमेंट इसके लिए कमेटी को बनाती है जिसका नाम है कंजर्वेशन रिजर्व मैनेजमेंट कमेटी। जी हाँ, कंजर्वेशन रिजर्व एरिया को मैनेज करने के लिए कंजर्वेशन रिजर्व मैनेजमेंट कमेटी बनाई जाती है। और यह कमेटी का काम होता है कि जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन है उसको रेगुलरली एडवाइस करे कि जो कंजर्वेशन रिजर्व है उसको किस तरह से कंजर्व करना है, किस तरह से मैनेज करना है और किस तरह से मेंटेन करना है। तो कंजर्वेशन रिजर्व मैनेजमेंट कमेटी ये सब देखती है। प्रोटेक्टेड एरिया की बात करें, जो कंजर्वेशन रिजर्व है फ्रेंड, इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था 2002 में। 2002 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 को अमेंड किया गया था और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 में यह कैटेगरी को इंट्रोड्यूस किया गया था। तो यह फैक्चुअल पॉइंट आपको याद रखना है। एक फ्रेंड सिमिलर रिलेटेड टॉपिक है कम्युनिटी रिजर्व। यही भी एक प्रोटेक्टेड एरिया, इसको भी हम देख लेते हैं। कम्युनिटी रिजर्व की बात करें तो कोई इंडिविजुअल या कम्युनिटी अगर वॉलंटियर करता है कि हम वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करेंगे, उसके हैबिटेट को प्रोटेक्ट करेंगे, तो फ्रेंड स्टेट गवर्नमेंट इन कम्युनिटी और इंडिविजुअल के कंसल्टेशन के बाद किसी प्राइवेट और कम्युनिटी लैंड को कम्युनिटी रिजर्व डिक्लेयर कर सकता है। लेकिन एक कंडीशन है फ्रेंड्स, यह जो प्राइवेट और कम्युनिटी लैंड है वो नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज या कंजर्वेशन रिजर्व के अंदर नहीं आनी चाहिए। एम वही होता है फ्रेंड्स, जो फ्लोरा एंड फोना है उसको प्रोटेक्ट किया जाए, ट्रेडिशनल कल्चरल्स एंड कंजर्वेशन प्रैक्टिस एंड वैल्यूज को भी प्रमोट किया जाए। तो कम्युनिटी रिजर्व कम्युनिटी या इंडिविजुअल को इन्वॉल्व करके एक प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर किया जाता है और यह फ्रेंड स्टेट गवर्नमेंट ही डिक्लेयर करता है। स्टेट गवर्नमेंट इसके लिए भी एक कम्युनिटी को बनाता है, कम्युनिटी रिजर्व मैनेजमेंट कमेटी। जी हाँ, अभी हमने कंजर्वेशन रिजर्व में देखा था, कंजर्वेशन रिजर्व मैनेजमेंट कमेटी बनाई जाती है। सिमिलरली कम्युनिटी रिजर्व मैनेजमेंट कमेटी बनाई जाती है और इसका काम वही होता है फ्रेंड्स, कंजर्वेशन और जो कम्युनिटी रिजर्व होता है उसको मैनेज करने का काम इसी कम्युनिटी का होता है। जब भी नोटिफिकेशन इशू किया जाता है फ्रेंड, किसी भी प्राइवेट लैंड या कम्युनिटी लैंड को अगर कम्युनिटी रिजर्व डिक्लेयर कर दिया जाता है, फिर उस लैंड में फ्रेंड्स कोई ऐसी एक्टिविटीज़ अलाउ नहीं होती हैं जो हर्ट करें इकोसिस्टम को, या लैंड यूज पैटर्न अगर करना है फ्रेंड्स तो उसके लिए एक रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ता है मैनेजमेंट कमेटी से और अल्टीमेटली अप्रूवल चाहिए स्टेट गवर्नमेंट का। तो अगर किसी एरिया को कम्युनिटी रिजर्व डिक्लेयर कर दिया गया है तो उसमें कोई लैंड यूज पैटर्न अलाउ नहीं है। लैंड यूज पैटर्न का मतलब है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, लाइव स्टॉक प्रैक्टिसेस, यह सब अलाउ नहीं होंगी। लेकिन अगर अलाउ करना है तो एक रेजोल्यूशन को पास करवाना पड़ेगा कम्युनिटी रिजर्व मैनेजमेंट कमेटी की सहायता से। उसके बाद फ्रेंड्स वो रेजोल्यूशन अल्टीमेटली अप्रूवल होना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। हम बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें फ्रेंड तो यह एक इंटरनेशनल डेजिग्नेशन है यूनेस्को के द्वारा और कंप्राइज करता है टेरेस्ट्रियल, मैराइन एंड कोस्टल इकोसिस्टम को। बायोस्फीयर रिजर्व बेसिकली 3 जोन में डिवाइड होता है, कोर जोन, बफर जोन, ट्रांजिशन जोन। कोर जोन की फ्रेंड्स सबसे हाईएस्ट प्रोटेक्शन होता है, फिर उसके बाद बफर जोन, देन कम्स ट्रांजिशन जोन। हमारे इंडिया में बात करें तो 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। 18 में से 11 फ्रेंड्स वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। यह वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को के मेन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, जिसको 1971 में अडॉप्ट किया गया था, एस्टेब्लिश किया गया था, उसका ही पार्ट है। तो इंडिया में 11 बायोस्फीयर रिजर्व को हम देख लेते हैं जो मेन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम का पार्ट है। अब बायोस्फीयर रिजर्व्स के हम 3 इंटर रिलेटेड जोन्स को देख लेते हैं। सबसे पहली जोन होती है अंदर जिसको हाईएस्ट प्रोटेक्शन दिया जाता है, वो होती है कोर जोन, हमने पढ़ा भी। बफर जोन की बात करें फ्रेंड्स तो इसमें ऐसी एक्टिविटीज़ अलाउ होती हैं जो इकोलॉजिकली साइंड मैनर में की जाती हैं, जैसे कि साइंटिफिक रिसर्च, मॉनिटरिंग, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, ऐसी एक्टिविटीज़ बफर जोन में अलाउ होती हैं। ट्रांजिशन एरिया की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर ग्रेटेस्ट एक्टिविटी को अलाउ किया जाता है, लेकिन ऐसी एक्टिविटीज़ ही अलाउ की जाती हैं जो सोशियो कल्चरली और इकोलॉजिकली सस्टेनेबल हो, मीन्स वो कोई इन्वायरमेंट को हार्म ना करें और साथ ही साथ ह्यूमन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी इंश्योर करें। तो ऐसी एक्टिविटीज़ को ट्रांजिशन एरिया में अलाउ की जाती है। अभी हमने देखा था फ्रेंड्स कि 11 आउट ऑफ 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स आर इन द लिस्ट ऑफ मेन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम ऑफ यूनेस्को और दे आर द पार्ट ऑफ वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। अब इन लिस्ट को आप देख लीजिए। सबसे जो लेटेस्ट एंट्री है वो 2018 में सिक्किम के एक नेशनल पार्क है, कंचनजंगा नेशनल पार्क, उसको सबसे लेटेस्ट एंट्री दी गई है। आपको 11 के नाम याद होना चाहिए फ्रेंड्स। इसकी एक ट्रिक है पैंक्स।
पेंग से आप याद रख सकते हैं, जो लेटेस्ट एंट्री हुई है कि उसको आप लास्ट में लगा सकते हैं। आपको यह भी याद रखना है कि इसमें 3 बार एन आता है पेंग्स की स्पेलिंग में। पी की बात करें तो पी से है पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व जो कि मध्य प्रदेश में है। ए से है फ्रेंड अचानक कमर अमरकंटक बायोस्फीयर जो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में आता है। एक और ए से आता है फ्रेंड्स अगस्तमलाई बायोस्फीयर रिजर्व जो केरल और तमिलनाडु में आता है। देन फ्रेंड्स 3 एन को अगर हम देखें तो नॉर्केरिक बायोस्फीयर रिजर्व जो मेघालय में है, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व जो उत्तराखंड में है, एंड एन से फ्रेंड नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक रीजन में सिचुएटेड है। और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व हमारी कंट्री का सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व था। 2001 में इसको डिक्लेयर किया गया था। और 2009 में आप देखिए फ्रेंड्स 3 बायोस्फीयर रिजर्व को या 3 प्रोटेक्टेड एरियाज को बायोस्फीयर रिजर्व्स का कैटेगरी में रखा गया था। नॉर्केरिक बायोस्फीयर रिजर्व मेघालय, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश एंड सिम्प्लीफार बायोस्फीयर रिजर्व उड़ीसा। अब अगर हम 2G को देखें फ्रेंड्स तो एक है ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व अंडमान एंड निकोबार आइलैंड 2013, और एक और जी से आता है फ्रेंड्स गल्फ ऑफ मैन्नार बायोस्फीयर रिजर्व जो कि तमिलनाडु में है और 2001 में इसको डिक्लेयर किया गया था। 2S से अगर हम देखें तो सिम्प्लीफाई बायोस्फीयर रिजर्व और फ्रेंड्स एक सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व आता है। कैसे हम ऑलरेडी देख चुके हैं कंचनजंगा नेशनल पार्क जो सिक्किम में सिचुएटेड है, तो इसकी ट्रैक हो गई पेंग्स। और डायग्राम भी आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, कोर एरिया, बफर एरिया और मैनिपुलेशन जोन या ट्रांजिशन जोन इस तरह से मॉडरेट वे में हम शो कर सकते हैं। आप फ्रेंड्स लोकेशन देख सकते हैं, मैप में लोकेट की गई है। और एक और फैक्ट आपको बता दें, जो गल्फ ऑफ मैन्नार आप साउथ में देख रहे हैं वह ओनली मैराइन बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया का, जो कि मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के नेटवर्क में आता है। तो फ्रेंड्स हमने देखा गल्फ ऑफ मैन्नार, यह फ्रेंड्स लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व है जो हमने 11 बायोस्फीयर रिजर्व्स को देखा और टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। अगर हम ऐसे बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें जो वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में नहीं आता है या यूनेस्को के मैप प्रोग्राम में नहीं आता है और वो लार्जेस्ट है कंट्री में हमारी, तो उसका नाम है फ्रेंड्स रन ऑफ कच्छ। तो रन ऑफ कच्छ जो आप देख रहे हैं गुजरात में वह लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व है। अभी इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है मैप प्रोग्राम के अंदर। अगर हम स्मॉलेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो वो है फ्रेंड्स नॉकरेक जो कि मेघालय में है। तो नॉकरेक स्मॉलेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व है। नेक्स्ट प्रोटेक्टेड एरिया है फ्रेंड्स बर्ड सेंचुरी। बर्ड सेंचुरी ऐसी नेचुरल फैसिलिटीज होती हैं जहाँ पर स्पीसीज और उनके नेचुरल हैबिटेट्स को कंजर्व किया जाता है। इंडिया में बात करें तो मोर देन 70 बर्ड सेंचुरी पाई जाती है। नेक्स्ट फ्रेंड कुछ बर्ड सेंचुरी को हम देख लेते हैं जो न्यूज़ में थी। आप लोकेशन याद रखिए बस, सूर सरोवर बर्ड सेंचुरी आगरा में है, उत्तर प्रदेश स्टेट की। नेक्स्ट है फ्रेंड कर्नाटक की बर्ड सेंचुरी जो मांड्या डिस्ट्रिक्ट में है, रंगना थीटू बर्ड सेंचुरी। यह फ्रेंड्स कावेरी रिवर के बैंक पर सिचुएटेड है। यह लार्जेस्ट बर्ड सेंचुरी है कर्नाटक की बात करें तो। और यह जो बर्ड सेंचुरी है फ्रेंड्स जो लॉर्ड विष्णु का एक इनकारनेशन था श्री रंगनाथ स्वामी, उसके वजह से इसको ऐसा नाम दिया गया है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है फ्रेंड नेशनल कंजर्वेशन जोन। अभी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट को नोडल एजेंसी बनाया है फॉर प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल कंजर्वेशन जोन। हम यह देखते हैं कि ग्रीन बेल्ट और नेशनल कंजर्वेशन जोन में डिफरेंस क्या होता है। ग्रीन बेल्ट की बात करें फ्रेंड्स तो यह मेन लैंडस्केप होते हैं, मीन्स जैसे कोई हमने पार्क बना दिया एस्थेटिक फंक्शन के लिए, एस्थेटिक वैल्यू के लिए, तो वह ग्रीन बेल्ट के अंदर आता है। और यह नेचुरल नहीं होते, आर्टिफिशियल होते हैं, मैन मेड होते हैं। बल्कि जो NCZ होते हैं नेशनल कंजर्वेशन जोन वह नेचुरल होते हैं और इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं एनवायरनमेंट में बात करें, जैसे कि रिचार्जिंग ऑफ ग्राउंड वाटर, मेंटेनिंग वाटर टेबल। तो यह जो इम्पोर्टेंट फंक्शन वो प्ले करते हैं उसकी वजह से उनको प्रोटेक्ट किया जाता है नेशनल कंजर्वेशन जोन। अब जो प्रोटेक्शन एरिया है उसको मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट देखेगी, मीन्स उसको नोडल एजेंसी बना दिया गया है। तो ग्रीन बेल्ट्स आर्टिफिशियल होते हैं और नेशनल कंजर्वेशन जोन नेचुरल होते हैं। और जनरली फ्रेंड जो नेशनल कंजर्वेशन जोन है वहाँ पर जो कमर्शियल पर्पज़ के लिए कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ होती हैं उनको अलाउ नहीं किया जाता है। नेक्स्ट जो प्रोटेक्टेड एरिया है उसका नाम है PSAG या प्रोटेक्टेड स्पेशल एग्रीकल्चर जोन। तमिलनाडु ने अभी कावेरी डेल्टा रीजन को प्रोटेक्टेड स्पेशल एग्रीकल्चर जोन का एरिया डिक्लेयर कर दिया है। एम वही है फ्रेंड्स कि जो एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट्स हैं ऑयल से रिलेटेड उनको प्रिवेंट किया जाए उस रीजन में। तमिलनाडु असेंबली ने इसके लिए एक बिल भी पास किया गया है और उस एरिया को प्रोटेक्टेड स्पेशल एग्रीकल्चर जोन डिक्लेयर कर दिया है। किसी भी एरिया को अगर यह ऐसी जोन डिक्लेयर किया जाता है फ्रेंड तो उसमें कोई परमिशन ग्रांट नहीं दी जाती है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ के लिए, पर्टिकुलरली दोज एक्टिविटीज़ जिससे फ्रेंड हाइड्रोकार्बन का एमिशन होता है। आप इमेज में देख सकते हैं फ्रेंड्स जो कावेरी डेल्टा रीजन है जिसको प्रोटेक्टेड स्पेशल एग्रीकल्चर जोन डिक्लेयर किया गया है उसको डॉटेड रीजन से शो किया गया है। इस जो बिल पास किया गया था
तमिलनाडु के द्वारा फ्रेंड्स। तो उसमें एक प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर जोन अथॉरिटी को भी एस्टेब्लिश किया गया है और उसमें 30 मेंबर्स हैं। उस अथॉरिटी को चीफ मिनिस्टर के द्वारा हेड किया जाता है और टाइम टू टाइम फ्रेंड्स गवर्नमेंट को एडवाइस दी जाती है इस अथॉरिटी के द्वारा कि ऐसी कौन कौन सी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ हैं उनको प्रोटेक्ट और इम्प्रूव किया जाए रीजन में। अब हम फ्रेंड टाइगर रिजर्व्स के बारे में डिटेल से पढ़ लेते हैं। अब हम टाइगर रिजर्व्स की बात करें फ्रेंड्स, तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को पावर मिली है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2006 के अंदर कि वो किसी रिजर्व्स को टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कर सकता है। यह फ्रेंड्स प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर डिक्लेयर किया जाता है जिसको 1973 में पास किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें तो यह एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, इसलिए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2006 डिक्लेयर्स टाइगर रिजर्व्स अंडर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम कॉल्ड प्रोजेक्ट टाइगर। तो प्रोजेक्ट टाइगर को फ्रेंड्स 1973 में लॉन्च किया गया था टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी कंट्री में, और यह एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है और इसी स्कीम के अंदर किसी भी रिजर्व्स को या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को या नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व भी डिक्लेयर किया जा सकता है। यह पावर नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के पास है और वो ड्राइव करती है यह पावर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2006 से। यह इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको याद रखना है। टाइगर रिजर्व्स को मेंटेन भी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा ही किया जाता है। फ्रेंड्स, स्टेट गवर्नमेंट प्रपोजल सेंड कर सकती है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को अगर किसी एरिया को टाइगर रिजर्व डिक्लेयर करना है। और अगर अभी हमने देखा था कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज नेशनल पार्क किसी की बाउंड्रीज में अगर ऑल्ट्रेशन करना है तो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की रिकमेंडेशन की ज़रूरत होती है। तो ऐसा ही फ्रेंड्स, अगर टाइगर रिजर्व्स की बाउंड्रीज में ऑल्ट्रेशन करना है तो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ और नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की रिकमेंडेशन से ही हो सकती है। अब टाइगर रिजर्व्स की बात करें तो इसमें दो जोन होती हैं फ्रेंड्स, एक कोर जोन और एक बफर जोन। कोर जोन फ्रेंड्स क्रिटिकल होती है टाइगर हैबिटेट के लिए और उसमें कोई भी एक्टिविटीज़ अलाउ नहीं होती है। नेक्स्ट होती है फ्रेंड बफर जोन, जो कि कोर जोन के बाद ही होती है। यहाँ पे थोड़ा लेसर डिग्री ऑफ हैबिटेट प्रोटेक्शन दिया जाता है। यह एक ट्रांजिशन जोन के रूप में भी आप कह सकते हैं, फ्रॉम मोर प्रोटेक्टेड एरिया टू लेसर प्रोटेक्टेड एरिया। जो नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है फ्रेंड्स, वह सिग्निफिकेंट होते हैं फॉर प्रोटेक्टिंग टाइगर, इसलिए उनको भी हम टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कर सकते हैं। टाइगर कंजर्वेशन एफर्ट्स की बात करें इंडिया में क्या क्या लिए जा रहे हैं, तो फ्रेंड्स हमने देखा प्रोजेक्ट टाइगर को ऑलरेडी लॉन्च किया जा चुका है 1973 में। यह एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मीन्स जो भी फंडिंग आती है वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों शेयर करते हैं और इसी प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर फ्रेंड्स किसी एरिया को टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। अभी हमने देखा यह एक स्टेटरी बॉडी है, इसको 2006 में एस्टेब्लिश किया गया था अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। और इसका काम क्या है फ्रेंड्स, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1973 के अंदर जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है उसको यह परफॉर्म करता है। तो आपको यही याद रखना है कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एक स्टेटरी बॉडी है और इसको 2006 में एस्टेब्लिश किया गया था। प्रेजेंटली अगर हम देखें तो मेजर टाइगर कंजर्वेशन इनिशिएटिव को यह इंप्लीमेंट करती है, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर जो हमने अभी देखा था पीछे, और नेशनल टाइगर कंजर्वेशन प्लान। अब हम फ्रेंड्स ग्लोबल एफर्ट्स को देख लेते हैं टाइगर प्रोटेक्शन में। सबसे पहला इनिशिएटिव है ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव। ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव को 2008 में लॉन्च किया गया था और यह एक ग्लोबल अलायंस है, मीन्स इसमें गवर्नमेंट, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, सिविल सोसाइटी, कंजर्वेशन एंड साइंटिफिक कम्युनिटीज सब साथ में आके, इवन प्राइवेट सेक्टर फ्रेंड्स टाइगर के कंजर्वेशन पर फोकस करते हैं और जो वाइल्ड टाइगर्स हैं उनको एक्सटेंशन से बचाने के लिए काम करते हैं। 2013 में इसका जो मैंडेट है उसको और बढ़ाकर स्नो लियोपार्ड को भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया था। तो ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव के अंदर फ्रेंड स्नो लियोपार्ड को भी कवर किया गया है और इसको 2008 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है फ्रेंड सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट इन रशिया 2010। 2010 में फ्रेंड्स एक समिट ऑर्गेनाइज की गई थी रेंज कंट्रीज के द्वारा। रेंज कंट्रीज वह कंट्रीज होती हैं जहाँ पर कोई स्पीसीज लाई करती है। हम टाइगर की रेंज कंट्रीज की बात करें तो ऐसी कंट्रीज जहाँ पर टाइगर पाए जाते हैं उनको टाइगर रेंज कंट्रीज बोलेंगे। तो 13 टाइगर रेंज कंट्रीज साथ में आई 2010 में और उन्होंने एक टारगेट को अचीव किया कि 2022 तक पूरे जितने भी टाइगर हैं ग्लोबली उनको डबल किया जाए। नेक्स्ट है फ्रेंड ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम GTRP। ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम की बात करें तो यह उन्हीं रेंज कंट्रीज को एम्पावर करता है कि जितने भी थ्रेट्स होते हैं, चाहे वो डोमेस्टिक हो या ट्रांसबॉन्डरी हो, उनको एड्रेस किया जाए। और साथ ही साथ फ्रेंड्स उनकी फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी को बढ़ाता है कि जो भी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ ली जा रही हैं उनको फ्रेंड्स कंजर्वेशन के ऑब्जेक्टिव से ली जाए। मीन्स टाइगर
को कोई थ्रेट ना हो, टाइगर के कंजर्वेशन के लिए कोई थ्रेट ना हो, इस तरह से प्रोजेक्ट को फाइनेंस किया जाता है। तो ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम एम्पावर करता है टाइगर रिच कंट्रीज को। नेक्स्ट है फ्रेंड ग्लोबल टाइगर फोरम। ग्लोबल टाइगर फोरम को 1994 में एस्टेब्लिश किया गया था, इसकी टाइमलाइन आपको याद रखना है, और इंडिया में इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। हर एक 3 साल में इसकी जनरल असेंबली की मीटिंग होती है, और यह एक ओनली इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल बॉडी है जो मेंबर कंट्रीज ने इसको एस्टेब्लिश किया है कि जो ग्लोबल कैंपेन को लॉन्च किया जाए टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट है फ्रेंड TX2 प्रोग्राम। TX2 प्रोग्राम सेंट पीटर्सबर्ग समिट जो रसिया में हुई थी 2010 में, तभी इसको लॉन्च किया गया था। अभी हमने देखा कि 2022 तक जो 13 रेंज कंट्रीज़ हैं उन्होंने एक्सेप्ट किया था कि टाइगर को की जो पॉपुलेशन है ग्लोबली उसको 2022 तक डबल किया जाए। इसी को हम TX2 प्रोग्राम के नाम से जानते हैं। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फाउंडेशन इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करती है, और अभी न्यूज़ निकल कर आई थी कि नेपाल पहली कंट्री बन गई है पूरे वर्ल्ड में जिसने अपने टाइगर्स को डबल कर लिया है। इसी से रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट है कंजर्वेशन असोर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स। कंजर्वेशन असोर्ड टाइगर स्टैंडर्ड मीन्स यह ऐसे क्राइटेरिया होता है फ्रेंड्स, जो भी मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज फॉलो की जाती हैं टाइगर साइट्स में, तो उनको चेक किया जाता है कि उन स्ट्रेटजीज से टाइगर का कंजर्वेशन होगा या नहीं, इसको चेक किया जाता है। इसलिए यह एक इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है TX2 का। अब हम फ्रेंड्स इंडिया के रॉयल बंगाल टाइगर के बारे में जानेंगे, जिसको पैंथेरा टिग्रिस के नाम से भी जाना जाता है। यह फ्रेंड्स इंडिया की नेटिव स्पीसीज है, आपको याद रखना है। जो लार्जेस्ट पॉपुलेशन है बंगाल टाइगर्स की वो सबसे ज़्यादा इंडिया में है, लेकिन कुछ स्मॉलर पॉपुलेशन बांग्लादेश, नेपाल और भूटान में भी देखी जाती है। और इसके साथ ही साथ फ्रेंड चाइना और बर्मा में भी कुछ इनका एग्जिस्टेंस पाया जाता है। इंडिया की बात करें तो फ्रेंड्स 80% ऑफ ग्लोबल टाइगर पॉपुलेशन पूरे हमारे इंडिया में ही है। तो 80% ऑफ ग्लोबल टाइगर पॉपुलेशन इंडिया में। और बंगाल टाइगर की बात करें तो इनका हैबिटेट जो रहता है वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, मार्सेस और टाल ग्रासेस में ज़्यादातर यह पाए जाते हैं। अभी रिसेंटली फ्रेंड टाइगर को एक अम्ब्रेला स्पीसीज का भी दर्जा दिया गया। अम्ब्रेला स्पीसीज का मतलब है कि अगर हम टाइगर को कंजर्व करते हैं तो इसके साथ साथ जो इनसे इंटरकनेक्टेड स्पीसीज हैं उनका भी कंजर्वेशन होता है। कंजर्वेशन स्टेटस आपको याद रखना है। कंजर्वेशन स्टेटस जो IUCN की रेड लिस्ट के हिसाब से देखा जाता है, और एंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है टाइगर। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो हमने अभी देखा के शेड्यूल 1 में आता है, मीन्स ट्रेडिंग इलीगल एक्टिविटीज़ अलाउड नहीं है। और फ्रेंड्स साइट्स की अपेंडिक्स 1 में आता है। थ्रेट्स की बात करें तो फ्रेंड्स कॉमन थ्रेट्स होते हैं हैबिटेट लॉस, पोचिंग एंड वाइल्ड लाइफ क्राइम एंड ग्रोइंग इंसिडेंट्स ऑफ मैन एंड एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। यह है कुछ थ्रेट्स है रॉयल बंगाल टाइगर को। तो आपको याद रखना है फ्रेंड्स इसका कंजर्वेशन स्टेटस क्या है, और यह फ्रेंड्स कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में किस शेड्यूल में इसको रखा गया है। इतना चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट फ्रेंड हम टाइगर कॉरिडोर्स इन कंट्री के बारे में जानते हैं। टाइगर्स कॉरिडोर बेसिकली ऐसे लैंड होता है जो लिंक करता है टाइगर हैबिटेट्स को और अलाउ करता है मूवमेंट्स ऑफ टाइगर्स, देयर प्रे एंड अदर वाइल्ड लाइफ। तो बेसिकली अगर हम टाइगर कॉरिडोर को कंजर्व करते हैं तो अल्टीमेटली टाइगर हैबिटेट्स का भी कंजर्वेशन हो जाता है। इसलिए हम टाइगर कॉरिडोर्स के बारे में सबसे पहले जानेंगे, क्योंकि अभी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोलैबोरेशन के साथ एक डॉक्यूमेंट को पब्लिश किया है, कनेक्टिंग टाइगर पॉपुलेशन फॉर लॉन्ग टर्म कंजर्वेशन। आप समझ ही गए होंगे, मीन्स अगर हम टाइगर कॉरिडोर्स को इम्प्रूव करेंगे, कनेक्ट करेंगे एक हैबिटेट को दूसरे हैबिटेट से, तो हम उनका लॉन्ग टर्म कंजर्वेशन कर सकेंगे। इस डॉक्यूमेंट को पास किया गया है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एंड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट के कोलैबोरेशन के द्वारा, कनेक्टिंग टाइगर पॉपुलेशन फॉर लॉन्ग टर्म कंजर्वेशन। और इस डॉक्यूमेंट में फ्रेंड्स 32 मेजर कॉरिडोर्स को मैप किया गया है। अगर हम टाइगर कॉरिडोर्स की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो उसका जो मैनेजमेंट होता है, जो भी इंटरवेंशंस लिए जाते हैं, वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के एक सेक्शन है, सेक्शन 38V। सेक्शन 38V के अंदर मैंडेट दिया गया है कि टाइगर कॉरिडोर्स में इंटरवेंशन लिए जाएं और उनको ऑपरेशनलाइज किया जाए। इसलिए फ्रेंड्स टाइगर कंजर्वेशन प्लान को बनाया गया है इस मैंडेट को पूरा करने के लिए। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के सेक्शन 38V के अंदर जो मैंडेट दिया गया है, उस मैंडेट को पूरा करने के लिए टाइगर कंजर्वेशन प्लान बनाया गया है। और टाइगर कंजर्वेशन प्लान के अंदर फ्रेंड्स मैनेजमेंट इंटरवेंशंस को ऑपरेशनलाइज किया जाता है। टाइगर कॉरिडोर्स हम हमारी कंट्री में देखें तो मेनली 4 लैंडस्केप्स में डिवाइड किया गया है, शिवालिक हिल्स एंड गैंगेटिक प्लेन्स। इसमें फ्रेंड 3 कॉरिडोर्स इंक्लूड किए गए हैं। सेंट्रल इंडिया एंड ईस्टर्न घाट्स, इसमें 11 कॉरिडोर्स आते हैं। वेस्टर्न घाट्स में 8 कॉरिडोर्स आते हैं, और नॉर्थ ईस्ट रीजन में फ्रेंड्स 10 कॉरिडोर्स आते हैं।
तो 4 लैंडस्केप्स हमने देखे, आपको याद रखना है। हमारी कंट्री में कॉरिडोर्स को डिमार्केट करने के लिए 4 लैंडस्केप बनाया गया है। एक शिवालिक हिल्स एंड गैंगेटिक प्लेन्स, उसमें फ्रेंड 3 कॉरिडोर्स आते हैं। नेक्स्ट है सेंट्रल इंडिया एंड ईस्टर्न घाट्स। जी हाँ, सेंट्रल इंडिया एंड ईस्टर्न घाट को एक ही लैंडस्केप मान के रखा है, आपको याद रखना है। उसमें 11 कॉरिडोर्स आते हैं। वेस्टर्न घाट्स को एक सेपरेट कॉरिडोर मान के रखा है, उसमें 8 कॉरिडोर्स आते हैं फ्रेंड्स। और नॉर्थ ईस्टर्न को एक अलग कॉरिडोर लैंडस्केप मान के रखा है, उसमें 10 कॉरिडोर्स आते हैं। अब हम फ्रेंड्स टाइगर एस्टीमेट या टाइगर सेंसस रिपोर्ट को देख लेते हैं, जिसको 2014 और 2018 साइकिल के लिए निकाला गया है। बेसिकली फ्रेंड्स 2006 में सबसे पहले टाइगर सेंसस कंडक्ट किया गया था और 2006 से लेकर 2010 के बीच में 21% इंक्रीज देखने को मिला था। और फ्रेंड 2010 से लेकर अगर हम देखें 2014 के बीच में तो 30% टाइगर की पॉपुलेशन में इंक्रीज देखने को मिला था। लेकिन हम इस साइकिल की बात करें 2014 से लेकर 2018 तो सबसे ज़्यादा इंक्रीज इसी साइकिल में देखने को मिला है फ्रेंड्स, 30% इंक्रीज देखने को मिला है। अगर हम इस सेंसस रिपोर्ट का नाम देखें तो इसका नाम है स्टेटस ऑफ टाइगर को प्रेडेटर्स प्रे एंड देयर हैबिटेट 2018। स्टेटस ऑफ टाइगर्स को प्रेडेटर्स प्रे एंड देयर हैबिटेट 2018। और इस रिपोर्ट के अनुसार, सेंसस के अनुसार, जो हमारे काउंट है टाइगर्स का इंडिया में फ्रेंड्स 2967 हो चुका है 2018 में। जी हाँ, 2967 हो चुका है और यह 2014 में 2226 था। तो फ्रेंड 2967 मतलब नियरली 3000 टाइगर तक हो चुके हैं हमारे इंडिया में। अब बात आती है कि इस सेंसस को कंडक्ट कौन करता है। इस सेंसस को फ्रेंड्स नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और साथ ही साथ स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और कुछ एनजीओज के कोलैबोरेशन के साथ इस सेंसस को कंडक्ट किया जाता है। तो अकेला फ्रेंड्स अगर ऑप्शन में आता है कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी इस सेंसस को कंडक्ट करती है तो यह रॉन्ग हो जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ साथ कुछ एनजीओज भी इंक्लूडेड हैं। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स वह इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर होता है इस टाइगर सेंसस का। तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर होता है फ्रेंड्स टाइगर सेंसस का। यह आपको फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, याद रखना है। अब हम 2018 की जो रिपोर्ट में स्टेटिक्स बताए गए हैं उनको देख लेते हैं। बिगेस्ट इंक्रीज टाइगर में देखा गया फ्रेंड्स मध्य प्रदेश में। जी हाँ, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा इंक्रीज देखा गया। 2014 में 308 टाइगर थे, अब 526 हैं फ्रेंड्स। एमपी में सबसे ज़्यादा टाइगर्स हैं। अगर हम टाइगर का जो हैबिटेट है उसकी बात करें तो फ्रेंड्स उसमें डिक्रीज देखने को मिला है। जी हाँ, टाइगर की हैबिटेट्स की बात करते हैं, ऐसे एरिया जहाँ पर टाइगर पाए जाते हैं उनके एरिया में डिक्रीज देखने को मिला है। 20% तक यह डिक्रीज देखने को मिला है फ्रेंड्स 4 ईयर्स में। यह डिक्लाइन अगर हम देखें तो 5 टाइगर लैंडस्केप में देखा गया। मीन्स 5 टाइगर लैंडस्केप में से जो 3 लैंडस्केप है वहाँ पर डिक्लाइन देखा गया। अभी हमने फ्रेंड्स टाइगर कॉरिडोर्स की बात करी थी, तो टाइगर कॉरिडोर्स के लिए जो डॉक्यूमेंटेशन रिपोर्ट निकाली गई थी फ्रेंड्स उसमें 4 लैंडस्केप को कंसीडर किया गया था। लेकिन जो टाइगर एस्टीमेट 2018 की रिपोर्ट निकाली गई है उसमें फ्रेंड जो कंट्री में 5 लैंडस्केप्स हैं उनको कंसीडर किया गया है और इन 5 लैंडस्केप में से 3 लैंडस्केप में डिक्लाइन देखने को मिला है। डिक्लाइन कहाँ पर देखने को मिला है फ्रेंड्स? शिवालिक, वेस्टर्न घाट एंड नॉर्थ ईस्ट। यहाँ पर जो 3 लैंडस्केप है यहाँ पर डिक्रीज देखने को मिला है और सेंट्रल इंडिया और सुंदरवन जो लैंडस्केप है वहाँ पर इंक्रीज देखने को मिला है। फ्रेंड्स सेंट्रल इंडिया और जो ईस्टर्न घाट्स होते हैं उसको एक ही लैंडस्केप काउंट किया जाता है, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो सेंट्रल इंडिया और ईस्टर्न घाट्स और साथ ही साथ सुंदरबंस, यह 2 लैंडस्केप में इंक्रीज देखने को मिला है और शिवालिक, वेस्टर्न घाट्स एंड नॉर्थ ईस्ट में डिक्रीज देखने को मिला है। और यह जो नेक्स्ट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है आपको याद रखना है फ्रेंड्स, बक्सर टाइगर रिजर्व जो कि वेस्ट बंगाल में है, मिजोरम में जो डेम्पा टाइगर रिजर्व है और पलामू टाइगर रिजर्व फ्रेंड जो कि झारखंड में है, वहाँ पर कोई भी टाइगर नोटिस नहीं किया गया। नो टाइगर वॉज रिकॉर्डेड इन बक्सर, डेम्पा एंड पलामू टाइगर रिजर्व। अब फ्रेंड्स हम यह देख लेते हैं कि इस टाइगर सेंसस को जो कंडक्ट किया जाता है NTCA, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो कि एक इम्प्लीमेंटेशन आर्म है इस सेंसस का, तो इसको फ्रेंड्स कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करके कंडक्ट किया जाता है वो हम देख लेते हैं। एम स्ट्राइप्स के बारे में तो UPSC में क्वेश्चन आ भी चुका है। तो मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। एम स्ट्राइप का यही फुल फॉर्म है फ्रेंड्स, मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। यह बेसिकली एक सॉफ्टवेयर बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम है जिसको फ्रेंड्स टाइगर रिजर्व्स के अक्रॉस में इम्प्लीमेंट किया जाता है
और इसको लॉन्च किया गया था नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा। तो इंडिया की जो टाइगर रिजर्व्स हैं उनमें इस मॉनिटरिंग सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया जाता है और इसको लॉन्च किया गया था एनटीसीए के द्वारा। जो नेक्स्ट टूल है हमारा वो है कैट रैट कैमरा ट्रैप डाटा रिपोजिटरी एंड एनालिसिस टूल। कैमरा ट्रैप डाटा रिपोजिटरी एंड एनालिसिस टूल, इसमें फ्रेंड्स इमेज को प्रोसेस किया जाता है, इसलिए कैट रैट आपसे अगर क्वेश्चन में आता है किससे रिलेटेड है तो टाइगर के सेंसर से रिलेटेड है। फ्रेंड्स यह लेक्चर हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। हम सेकंड लेक्चर में बायोडाइवर्सिटी का सेकंड पोर्शन कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।